विकास, श्रद्धा, प्रवीण और काया चारों के चारों पिकनिक मनाने के लिए जाते हैं। आज तो अच्छा दिन निकला, संडे का मजा आ गया। हाँ यार, ऐसे ही कभी कभी प्लान बना लिया करो, अच्छा लगता है। एक्सक्यूज मी, ये प्लान भी ना मेरी वजह से सक्सेसफुल हुआ है, वरना तुम लोग तो आज भी आने को तैयार नहीं थे। हाँ यार, लेकिन सच में बहुत मजा आया। तभी अचानक से गाड़ी खराब हो जाती है। यार ये गाड़ी को क्या हो गया? चलो नीचे उतर कर देखते हैं। श्रद्धा और काया, तुम दोनों गाड़ी में ही रहना। विकास, क्या हुआ? कुछ नहीं, इंजन में कचरा फंस गया था। हो गई शुरू। चल आजा प्रवीण। गाड़ी स्टार्ट होने के बाद ये चारों के चारों वहां से गाड़ी से निकल जाते हैं, पर कुछ ही दूर जाने के बाद एक पुलिस वाला इनकी गाड़ी को रोकता है। रुकिए रुकिए, आगे रास्ता जाम है, आगे नहीं जा सकते। ये देखते हैं कि वहां पर कुछ लोग भी खड़े हैं। सर, जाम किस बात का लग रहा है? आगे एक्सीडेंट हुआ है, इसीलिए पूरा रास्ता बंद किया गया है। लेकिन सर, हमें अपने घर पहुंचना है। सॉरी मैडम, आगे एक्सीडेंट हुआ है, इसीलिए पूरा रास्ता बंद किया गया है। ओह नो! काश मैं आपकी मदद कर पाता, लेकिन मैं भी मजबूर हूँ। आगे पूरा रास्ता बंद है, आज रात आपको यहीं बितानी पड़ेगी। सर, कोई और रास्ता होगा आगे जाने का? यहाँ से निकलने का सिर्फ एक यही रास्ता है। आप आसपास अपनी रात गुजारने का कोई इंतजाम देख लीजिए, सुबह होते ही रास्ता खुल जाएगा। यार ये तो गड़बड़ हो गई। हाँ यार, यहाँ तो कोई आसपास होटल या लॉज भी नजर नहीं आ रहा। कहाँ रहेंगे हम रात में? किसी से पूछकर पता करते हैं। ऐसे रात भर गाड़ी में तो नहीं रह सकते ना। ये अपनी गाड़ी को वापस मोड़ लेते हैं। कुछ ही दूर जाने के बाद इन्हें एक बूढ़ा आदमी दिखता है, जिसके पास ये अपनी गाड़ी को रोकते हैं। सुनिए अंकल, यहाँ पर आसपास कोई होटल या फिर लॉज होगा क्या रात में रुकने के लिए? बूढ़ा आदमी इन चारों को घूर घूर कर देखता है। जिंदा रहना चाहते हो तो वापस चले जाओ। उसकी बात सुनकर ये चारों के चारों डर जाते हैं, इसीलिए विकास गाड़ी आगे बढ़ा लेता है। ये बुढ़ा पागल तो नहीं था? कैसी बातें कर रहा था? मुझे तो कोई पागल ही लग रहा था। चलो किसी और से पूछते हैं। तभी काया को एक बोर्ड दिखता है जिस पर लिखा होता है मीरा कॉटेज। ये देखते हैं कि सुनसान पहाड़ी के ऊपर वो कॉटेज है। चलो यहीं चलते हैं, पता नहीं आगे और कोई होटल होगा भी या नहीं। हाँ चल, यही ट्राई करते हैं। ये लोग जल्द ही उस कॉटेज तक पहुंच जाते हैं, पर चारों तरफ सन्नाटा होता है। आसपास इन्हें कोई नजर नहीं आता। ये चारों के चारों रिसेप्शन पर जाते हैं, पर वहां पर भी कोई नहीं होता। ये जगह तो बहुत अजीब लग रही है यार। हाँ, और यहाँ तो कोई नजर भी नहीं आ रहा। हेलो, कोई है यहाँ? तभी सामने से एक नौकर सीधा चलता हुआ इनके पास आकर खड़ा हो जाता है। वो कुछ नहीं बोलता, बस इन्हें घूर घूर कर देखता रहता है। यह इतना अजीब क्यों है? कहीं कोई भूत तो नहीं? श्रद्धा डर जाती है और विकास हंसने लगता है। हमें 2 रूम चाहिए आज रात के लिए। नौकर कुछ नहीं बोलता, बस रिसेप्शन का रजिस्टर इनके सामने खोल देता है। इन सबको उसका व्यवहार बहुत अजीब लगता है। लगता है गूंगा है बेचारा, बोल नहीं सकता। प्रवीण रजिस्टर में एंट्री कर देता है। रूम किधर है? जिसके बाद नौकर इन सबको अपने साथ ले जाता है। जब ये कॉटेज के अंदर जाते हैं तो ये देखते हैं कि ये कॉटेज किसी पुराने जमाने का बना हुआ है। ओह गॉड, ऐसा लग रहा है हम राजा महाराजाओं के जमाने में आ गए। और ये नौकर भी पुराने सेवकों जैसा ही लग रहा है। हाँ। नौकर हाथ से दोनों कमरों की तरफ इशारा करता है और वहां से चला जाता है। ये लोग अपने अपने कमरों में चले जाते हैं। चलो फ्रेश हो जाते हैं, उसके बाद नीचे चलते खाना खाने के लिए। कुछ देर के बाद ये चारों नीचे रिसेप्शन पर आते हैं, पर वहां पर अब भी कोई नहीं होता। अरे कोई है यहाँ? तभी वहां पर एक बहुत सुंदर लड़की आती है, जिसे प्रवीण और विकास देखते ही रह जाते हैं। यार ये तो किसी अप्सरा के जैसी लग रही है। चुप कर जा, श्रद्धा और काया पास में ही खड़ी है। वो लड़की इनके पास आती है और हाथ जोड़कर कहती है, खम्मा घड़ी हुकुम, बताइए आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? सेवा? वो तो बहुत करानी है। श्रद्धा प्रवीण को घूर कर देखती है। जी, वो इसका मतलब है कि यहाँ कुछ खाने को मिलेगा क्या?
आप जो हुक्म करेंगे वो बना कर ले आऊंगी मालिक। आप ऐसे मालिक बोलकर बात मत कीजिए, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। हमारे खाने के लिए कुछ भी खाना बना कर ले आइए। ठीक है मालकिन। इसके बाद ये दोनों के दोनों खाने की टेबल पर बैठ जाते हैं। लड़की और नौकर इनके लिए खाना परोसते हैं। तभी प्रवीण को किसी का फोन आता है। हेलो, हाँ, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया था जिसकी वजह से जाम लगा था, इसीलिए हम पास के मीरा कॉटेज में रुके हुए हैं। मीरा कॉटेज? सुना है वो भूतिया कॉटेज है, वहाँ पर भूत रहते हैं। कैसी बातें कर रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम तो यहाँ पर अच्छे से हैं और खाना खा रहे हैं। अच्छा ठीक है, मैं रखता हूँ फोन को। क्या हुआ, किसका फोन था? अरे मेरे एक दोस्त का फोन था, बोल रहा था कि एक भूतिया कॉटेज है और यहाँ पर भूत रहते हैं। क्या? अरे वो ऐसे ही मजाक कर रहा था। तुम खाना खाओ। तभी श्रद्धा की नजर उस लड़की के पैरों पर जाती है जो कि उल्टे होते हैं। उसके पैर देखकर श्रद्धा को पसीने आ जाते हैं। वो घबरा जाती है। डर और घबराहट में उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। क्या हुआ श्रद्धा, तुम ठीक तो हो ना? अरे क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? श्रद्धा हाथ से उस लड़की के पैरों की तरफ इशारा करती है और जब ये सब उसके पैर देखते हैं जो कि उल्टे हैं तो सब के सब डर जाते हैं। मतलब कि मेरा दोस्त सही कह रहा था, हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना चाहिए। लेकिन एक बात का ध्यान रहे, इनको पता नहीं चलना चाहिए कि हमें इनकी सच्चाई पता चल गई है। ये दोनों कपल्स जल्दी से अपने कमरों में जाते हैं और चंदी पलों में अपना सामान लेकर नीचे आ जाते हैं। पर इससे पहले कि ये यहाँ से बाहर निकलते, बाहर का मौसम खराब हो जाता है। कॉटेज की लाइट भी चली जाती है। ओह गॉड, अब ये क्या हो गया? लगता है मौसम खराब हो गया है। तभी इन्हें उस लड़की के हंसने की आवाज आती है। ये सब के सब डर जाते हैं। अगले पल लाइट आ जाती है। ये देखते हैं कि वो लड़की अब अपने असली रूप में आ चुकी है जो कि बहुत ही भयानक है। वो दीवार पर चल रही होती है। उसे इस तरह से चलता हुआ देखकर ये सब के सब बहुत ज्यादा डर जाते हैं। तुमने क्या सोचा था, इतनी आसानी से बच के निकल जाओगे? प्लीज हमें जाने दो। हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? प्लीज हमें जाने दो, हम यहाँ दोबारा कभी नहीं आएंगे। बिगाड़ता तो कोई भी किसी का कुछ नहीं है, लेकिन मुझे बड़ा मजा आता है इंसानों का कुछ बिगाड़ने में। ये चारों के चारों बाहर की तरफ भागते हैं जहाँ पर इनके सामने इनका नौकर खड़ा होता है। जल्दी से हमारा सामान गाड़ी में डाल दो, हमें जल्द ही निकलना है। नौकर इनका सामान गाड़ी में रख देता है। ये सब के सब गाड़ी में बैठकर यहाँ से निकल जाते हैं। प्रवीण बहुत तेज गाड़ी चलाता है। ये सब शुक्र मना रहे होते हैं कि ये बचकर वहाँ से निकल गए। थैंक गॉड हम बच गए। मैंने पहले ही कहा था यहाँ कुछ गड़बड़ है। भगवान का शुक्र है हम सब वहाँ से बच निकले। बहुत दूर निकलने के बाद इन्हें एहसास होता है कि गाड़ी की छत के ऊपर कुछ हलचल हो रही है। ये गाड़ी को रोककर नीचे उतरते हैं और देखते हैं कि नौकर गाड़ी की छत पर बैठा हुआ है जो अजीब तरह से इन्हें देख रहा होता है। इन्हें लगता है कि नौकर भी अपनी जान बचाना चाहता था, इसीलिए इनकी गाड़ी की छत पर बैठकर वहां से निकल गया। तुम्हें कहाँ छोड़ना है हमको बता दो, हम छोड़ देंगे। नौकर कोई जवाब नहीं देता और ऊपर की तरफ देखता है और जब ये चारों के चारों ऊपर देखते हैं तो पेड़ के ऊपर वही चुड़ैल बैठी होती है जो इन्हें देखकर हंस रही है। अगले पल इन चारों की नींद खुल जाती है जो कि कॉटेज में अपने अपने कमरों में सोए हुए थे, यानी कि ये एक सपना है। वहीं बाहर हमें दिखाया जाता है कि वो लड़की और नौकर धीरे धीरे इनके कमरों की तरफ बढ़ रहे हैं। क्या ये सच में कोई शैतान है या फिर इंसान? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। रमेश और जतिन दारू पीते हुए एक सुनसान सड़क से गुजरते हैं। तभी उनके सामने एक कब्रिस्तान आता है। देख जतिन, पास में कब्रिस्तान है, देखना कोई भूत न दिख जाए। रमेश भाई, हमसे तो भूत भी डरते हैं, वह क्या हमें डराएंगे? चल एक काम करते हैं, अभी तो दारू की एक और बोतल बाकी है, चलते हैं और अंदर बैठकर पीते हैं। हाँ तुम सही कह रहे हो, आराम से बैठकर पियेंगे और फिर घर निकल जाएंगे।
इतना बोलकर ये दोनों के दोनों कब्रिस्तान का गेट खोलते हैं, पर इससे पहले कि ये अंदर जाते, ये देखते हैं कि सामने बोर्ड पर कुछ लिखा है। रात में यहाँ पर आना मना है। लेकिन हम तो रात में ही यहाँ आएंगे। ये दोनों उस बोर्ड को गिराकर कब्रिस्तान के अंदर चले जाते हैं, और जैसे ही ये कब्रिस्तान के अंदर जाते हैं, तेज हवाएं चलना शुरू हो जाती है। जंगल में जितने भी जानवर होते हैं वो सब के सब रोना शुरू कर देते हैं। रमेश भाई, ऐसा लग रहा है कि किसी हॉरर फिल्म का सीन चल रहा है। अंदर आते ही कुत्ते भौंकने लगे। लेकिन मुझे तो लगता है कि कुत्ते भी दारू में अपना हिस्सा मांग रहे हैं। दोनों जोर जोर से हंसने लगते हैं और एक कब्र के पास जाकर बैठ जाते हैं। हाँ भाई, बोतल निकालो, जल्दी से 2-2 पैक लगा लेते हैं। हाँ हाँ, ये लो तुम्हारी फेवरेट दारू। ये दोनों वहीं कब्र के पास बैठकर दारू पीना शुरू कर देते हैं। तभी ने किसी की पायल की आवाज आती है। अरे जतिन, तुमने कुछ सुना? नहीं, मैंने तो नहीं सुना। क्या हुआ? तुम्हें किसी की पायल की आवाज नहीं आई? लगता है तुम्हें ज्यादा चढ़ गई है रमेश भाई, तभी ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो। यह कब्रिस्तान है, यहाँ पर किसी के पायल की आवाज कैसे आ सकती है? शायद तुम सही बोल रहे हो। ये कब्रिस्तान है, यहाँ पर मरे हुए लोग मिलते हैं, जिंदा लोग नहीं। दरअसल पायल की आवाज सिर्फ और सिर्फ रमेश को सुनाई देती है। जतिन को पायल की आवाज सुनाई नहीं देती। ये दोनों एक बार फिर से दारू पीना शुरू कर देते हैं। आता हूँ भाई, 2 मिनट। हाँ ओके भाई। रमेश उठकर एक कोने में टॉयलेट करने जाता है। तभी उसे एक बार फिर से पायल की आवाज आती है, और जब वो पीछे पलटकर देखता है तो वहां पर एक औरत खड़ी होती है जिसने बहुत लंबा घूंघट लिया होता है। उस औरत को देखकर रमेश की नीयत खराब हो जाती है। कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो? मैं रास्ता भूल गई हूँ साहब। क्या आप मुझे सही रास्ता दिखा सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, बताओ तुम्हें कहाँ जाना है? जाना कहाँ है ये तो पता नहीं, लेकिन आज रात रुकने की जगह ढूंढ रही हूँ। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? मुझे कहीं रुकने की जगह बता सकते हैं? उसकी ये बात सुनकर रमेश मन ही मन सोचता है, क्यों न इस औरत को आज रात मैं अपने साथ ले जाऊं और पूरी रात मजे करूं। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। आज तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, रात को वहीं रुक जाना, सुबह होते ही वापस चली जाना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरी मदद करने के लिए। मेरे साथ मेरा एक दोस्त भी है, वो यहीं पर बैठा है, उसको भी साथ ले लेते हैं और फिर तीनों घर चलते हैं। रमेश उस औरत को लेकर जतिन के पास जाता है। अरे रमेश भाई, यह औरत कौन है? जतिन, ये लड़की रास्ता भूल गई है। आज रात रुकने के लिए इसको जगह चाहिए, क्यों ना हम इसको अपने घर ले चलें? हाँ हाँ, क्यों नहीं, हम इसे अपने घर ले चलते हैं, लेकिन पहले दारू तो खत्म कर ले। हाँ हाँ चलो, लेकिन पहले दारू तो खत्म कर लेते हैं, उसके बाद घर चलते हैं। वैसे तुम क्या पीना पसंद करोगी? नहीं साहब, मैं नहीं पीती। ओके कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम यहाँ पर बैठ तो जाओ। वो उन दोनों के पास बैठ जाती है। नाम क्या है तुम्हारा? जी मेरा नाम लाजो है। अरे वाह, बड़ा अच्छा नाम है। तुमने घूंघट क्यों लिया है? इसे हटा लो, हमें अपना ही समझो। अगर मैंने घूंघट हटा लिया तो आप दोनों के होश उड़ जाएंगे। रमेश और जतिन को उसकी बातों से लगता है कि वो बहुत ज्यादा सुंदर है, इसीलिए अपना घूंघट नहीं हटाना चाहती। हम तो चाहते ही हैं कि तुम हमारे होश उड़ा दो। जरा घूंघट हटाओ तो सही, हम भी तुम्हारी खूबसूरती देखना चाहते हैं। एक काम करता हूँ, मैं ही तुम्हारा घूंघट हटा देता हूँ। लगता है तुम तो बहुत शर्मीली हो। रमेश जैसे ही घूंघट हटाता है उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उस औरत का कोई चेहरा नहीं होता। ये क्या है? रमेश और जतिन का पूरा नशा उतर जाता है। उन्हें कुछ समझ नहीं आता कि ये क्या है। वो उस औरत से पूछते हैं, कौन हो तुम? मैंने कहा था ना आपके होश उड़ जाएंगे। वो औरत अचानक से खड़ी हो जाती है, उसके बाल हवा में उड़ने लगते हैं। रमेश और जतिन अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागते हैं, लेकिन वो औरत अपनी शक्ति से इन दोनों को हवा में उठाकर जमीन पर पटक देती है। छोड़ दो हमें, हमें जाने दो। हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? क्यों मार रही हो हमें? तुम ही तो कह रहे थे कि हम भूत से नहीं डरते, बल्कि भूत हमसे डरते हैं।
इसलिए मैंने सोचा तुम्हें एक बार नमूना दिखाई दूं कि भूत क्या होते हैं। नहीं नहीं, हमें माफ कर दो, हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई। हम डरते हैं, हम भूतों से बहुत डरते हैं। प्लीज हमें छोड़ दो, हमें जाने दो। आज के बाद हम यहाँ वापस कभी नहीं आएंगे। इसके बाद उस औरत का दिल उसके शरीर से बाहर आ जाता है। उसके दिल से 2 लाल रंग की रोशनियां निकलती है, जो रोशनी जतिन और सचिन को हवा में टांग देती है। औरत अपने दोनों हाथों को आसमान की तरफ उठाती है। आसमान में बिजलियां चमकना शुरू हो जाती है। उसका दिल जो उसके शरीर से बाहर था, एक बार फिर से उसके शरीर में प्रवेश कर जाता है और अब वो दोनों हाथों को उन दोनों की तरफ करती है, जिससे वो दोनों की दोनों कब्रिस्तान से बाहर जाकर गिरते हैं। रमेश और जतिन जल्दी से उठते हैं और वहां से भागना शुरू कर देते हैं। वो औरत पीछे से उन्हें देख रही होती है। इसके बाद वो उस बोर्ड को, जिस पर लिखा होता है रात में यहाँ आना मना है, उसे एक बार फिर से उसी की जगह पर वापस लगा देती है। सचिन अपनी बिजनेस मीटिंग को पूरा करके लोनावला से लौट रहा होता है। रास्ते में रात हो जाती है। अरे यार, ये तो रात हो गई। लगता है आज मुझको यहीं रुकना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर तो कोई होटल भी नजर नहीं आ रहा। तभी सचिन को रास्ते में एक लॉज का बोर्ड दिखता है, जिसका एरो जंगल की तरफ होता है। लगता है यहाँ पर कोई लॉज है, यहीं रुक जाता हूँ। आगे तो मुझे कोई और होटल दिख ही नहीं रहा। सचिन उसी रास्ते की तरफ अपनी गाड़ी को मोड़ लेता है। जल्दी वो लॉज के सामने पहुंच जाता है। कोई है यहाँ पर? अंदर से वहां पर काम करने वाला एक बूढ़ा आदमी बाहर आता है। जी बाबूजी, कहिए। मैं आज रात को यहाँ पर रुकना चाहता हूँ। क्या यहाँ पर रुकने की कोई व्यवस्था है आपके पास? जी बाबूजी, आप यहाँ पर रात बिता सकते हैं। ठीक है, तो आप मेरा सामान गाड़ी से उतारकर कमरे में पहुँचा दीजिए और मेरा कमरा भी रेडी करवा दीजिए। ठीक है बाबूजी, कमरा आगे से दाईं तरफ है और रेडी है। आप जाइए, मैं सामान लेकर आता हूँ। सचिन कमरे में जाता और देखता है कि कमरा बहुत अच्छा है। तभी वहां पर बूढ़ा आदमी आता है, जो सचिन का सामान रखकर वहां से चला जाता है। कमरा तो ठीक है, कम से कम रात तो बिताई जा सकती है। तभी पीछे से एक लड़की की आवाज आती है। बाबूजी, पानी। सचिन पीछे पलटकर देखता है तो एक बहुत सुंदर लड़की घाघरा चोली पहने सामने खड़ी होती है। उसे देखकर सचिन के होश उड़ जाते हैं। वो इतनी सुंदर होती है कि सचिन को कुछ समझ नहीं आता। बस वो उसे घूर घूर कर देखता रहता है। तुम कौन हो? मैं रेशमा बाबूजी, आपके लिए पानी लेकर आई हूँ। इसके अलावा आप और क्या लेंगे? रेशमा की सुंदरता और अदाएं देखकर सचिन की नीयत बिगड़ जाती है। वैसे मैं लेना तो बहुत कुछ चाहता हूँ, लेकिन फिलहाल तुम एक अच्छी सी चाय पिला दो, मेरे सर में बहुत दर्द है। अच्छा बाबूजी, मैं आपके लिए बढ़िया सी अदरक वाली चाय बना कर लाती हूँ। रेशमा चाय लेने चली जाती है, पर सचिन अब उसी के बारे में सोच रहा होता है। जल्दी रेशमा वापस आती है और अपने हाथों से सचिन के लिए चाय बनाती है। ये लीजिए बाबूजी, आपकी गर्मा गर्म अदरक वाली चाय। पीते ही आपका सर दर्द चुटकी में गायब हो जाएगा। थैंक यू रेशमा, अगर तुम नहीं होती तो मेरा क्या होता? कैसे नहीं होते, हमें तो यहाँ होना ही था। हम यहाँ नहीं होते तो कहाँ जाएंगे? अच्छा, तो तुम यहीं रहती हो? हाँ बाबूजी, हम तो सदियों से यहाँ रह रहे हैं और यही तो हमारा घर है। सदियों से मतलब? हमारा मतलब हमारे बाप दादा सदियों से इस गांव में रह रहे हैं, तो हम भी यहीं रहते हैं और इस फार्म हाउस में काम करते हैं। यहाँ जो भी आता है उसे चाय नाश्ता सब देना हमारा काम है। ओ अच्छा, तो तुम खाना भी बनाती हो? तो मुझे कब खिला रही हो खाना? वैसे भी बड़ी भूख लगी है। अरे बाबूजी, नेकी और पूछ पूछ, अभी आपके लिए गर्मा गर्म खाना बना कर लाते हैं, तब तक आप आराम कीजिए। रेशमा की बातें सुनकर और उसे देखकर सचिन की नीयत पूरी तरह से खराब हो जाती है और वो मनी मन उसे पाने के ख्वाब देखने लगता है। यार, अगर आज ये लड़के मिल जाए तो मजा आ जाएगा। क्या चीज है यार, आज तो इसे अपना बना कर ही रहूंगा। इसके बाद रेशमा सचिन के लिए खाना लेने चली जाती है, पर सचिन की नीयत रेशमा के लिए पूरी तरह से बिगड़ चुकी है।
जल्दी रेशमा खाना लेकर वापस आ जाती है। ये लीजिए बाबूजी आपका खाना, और खाकर बताइए तो कैसा बना है। अरे रेशमा, अगर तुमने अपने हाथों से बनाया है तो अच्छा ही बना होगा, इसमें कोई शक नहीं है मुझे। क्या बाबूजी, कैसी बातें करते हैं आप? अब जरूरी थोड़ी कि मैंने बनाया है तो अच्छा ही बना होगा। आप खाकर बताइए ना कैसा बना है। अच्छा, एक काम करते हैं, अगर तुमने अपने हाथों से बनाया है तो तुम्हें अपने हाथों से खिला भी दो, खाने में स्वाद और ज्यादा बढ़ जाएगा। रेशमा शर्माने लगती है, जिससे सचिन को लगता है कि रेशमा के मन में भी वही है जो खुद उसके मन में है। सचिन खाना खा लेता है और अब रेशमा वहां से जाने लगती है। तुम वापस तो आओगी ना रेशमा? ऐसा लगता है जैसे तुम्हारे जाने से मेरी जान भी चली जाएगी। रेशमा शर्मा कर वहां से चली जाती है, पर कुछ ही देर के बाद वो वापस आती है और सचिन के पास उसके बेड पर बैठ जाती है। सचिन लाइट बंद कर देता है, पर अगली सुबह जब वो जागता है तो वो देखता है कि रेशमा उसके बेड पर नहीं है, जो रात को उसी के साथ सोई थी। अरे ये कहाँ गई? खैर जाने दो, मुझे जो चाहिए था वो तो मुझे कल रात ही मिल गया। सचिन का अब यहाँ से वापस जाने का वक्त हो चुका है, इसीलिए बूढ़ा कर्मचारी उसके कमरे में आता है और उसका सामान उसकी गाड़ी में रख देता है। सचिन इधर उधर देख रहा होता है ताकि उसे एक बार रेशमा दिख जाए और जाने से पहले वो उसे बाय कहे, पर उसे रेशमा कहीं नजर नहीं आती। बाबूजी, आपका सारा सामान मैंने गाड़ी में रख दिया है। अच्छा ठीक है। अरे सुनो, रेशमा कहीं नजर नहीं आ रही। रेशमा? कौन रेशमा बाबूजी? अरे वही लड़की जो फार्म हाउस में काम करती है। बाबूजी, इस पूरी हवेली में मेरे अलावा और कोई भी नहीं रहता। कैसी बातें कर रहे हो तुम? कल आई थी ना मेरे पास खाना लेकर, बोल रही थी वो यहाँ पर काम करती है और इसी गांव की है। ओह अच्छा, तो वो आपको भी खाना देने आई थी। क्या हुआ, तुम हंस क्यों रहे हो? बाबूजी, वो रेशमा सबको नजर आती है, लेकिन आज तक कभी मुझे नजर नहीं आई। अच्छा होगा अगर आप उसको भूल ही जाओ तो। तुम कहना क्या चाहते हो? यहाँ जो भी नौजवान रुकने आता है उसे रेशमा नाम की लड़की नजर आती है, जो उसे खाना खिलाती है। हमारे यहाँ पर सिर्फ रुकने की व्यवस्था है, चाय पानी है, खाने की व्यवस्था नहीं है। कहते हैं कि रेशमा एक चुड़ैल है जो नौजवानों को खाना खिलाती है। उम्मीद करता हूँ आपने सिर्फ खाना ही खाया होगा, उसके जाल में नहीं फंसे होंगे। बूढ़ा कर्मचारी हंसने लगता है। ये बात सुनकर सचिन हक्का बक्का रह जाता है, उसे पसीने आने लगते हैं। उसे अब कुछ समझ नहीं आता, इसीलिए अपनी गाड़ी लेकर वो इस जगह से निकल जाता है। पर बार बार उसके दिमाग में एक ही बात घूम रही होती है कि उसने रात रेशमा के साथ बिताई, जो कि एक भूत है। तभी पीछे से आवाज आती है, बाबूजी। सचिन घबरा कर पीछे देखता है, वहां पर रेशमा बैठी होती है, जो बड़े प्यार से सचिन को देख रही है। सचिन उसे देखकर डर जाता है। तभी उसके सामने एक ट्रक आ जाता है, जिससे सचिन की गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। हाईवे से 5 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव है, जहां हर अमावस की रात को कोई न कोई गायब हो जाता है, और ऐसा पिछले कई सालों से हो रहा है। इसीलिए पूरा गांव परेशान है। अरे सरपंच जी, हर रात को यहाँ तो कोई ना कोई गायब हो रहा है। ऐसा ही होता रहा तो हमारा पूरा का पूरा गांव एक दिन खाली हो जाएगा। बिल्कुल ठीक कहा। एक अमावस की रात को तो पूरी की पूरी बारात गायब हो गई थी। ठीक कहते हो, इस बात से तो मैं खुद परेशान हूँ। मेरी पत्नी जो अपने मायके से आ रही थी, आज तक वो घर वापस नहीं पहुंची, क्योंकि उस रात भी अमावस की रात थी। इस बारे में कुछ न कुछ सोचना होगा। चलो आज हम शैतान चौकी चलते हैं, ताकि इंस्पेक्टर को एक बार फिर से याद दिला दें कि हमारे गांव के लोग गायब हो रहे हैं। हाँ चलो चलो भाइयों, आज तो इंसाफ लेकर ही रहेंगे। आहा, हमें इंसाफ चाहिए। और इसके बाद पूरा का पूरा गांव शैतान चौकी पहुंच जाता है।
देखो इंस्पेक्टर साहब, हम सब के सब बहुत परेशान हैं। हमारा गांव खाली हो चुका है। हर अमावस की रात को कोई न कोई गायब हो जाता है। आज आपको इंसाफ करना ही होगा, नहीं तो हम यहाँ से वापस नहीं जाएंगे। मैं खुद इस केस की बहुत वक्त से इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ। आज अमावस्या की रात है और मैं खुद अपने 2 कांस्टेबल्स के साथ आपके गांव आऊंगा और देखूंगा कि लोग गायब होते हैं तो होते कहां पर हैं। चलो भाई चलो, देखते हैं कि अब ये क्या करते हैं। हम तो परेशान हो चुके हैं। कितने लोग गायब हो चुके हैं हमारे गांव से, लेकिन पुलिस कुछ नहीं करती। चलो भाइयों, एक रात और देख लेते हैं। हाँ ठीक कहा, बिल्कुल ठीक कहा। सभी गांव वाले वापस लौट जाते हैं। रात को इंस्पेक्टर अपने 2 कांस्टेबल्स के साथ गांव की तरफ निकल पड़ता है। चारों तरफ अंधेरा होता है क्योंकि आज अमावस की रात है। पर हैरानी की बात ये होती है कि जो गांव शैतान चौकी से कोसों दूर था, आज उसकी सरहद बहुत पहले ही आ गई। हाँ, पिछली बार जब मैं गांव में आया था तो मुझे बहुत वक्त लगा था, लेकिन इस बार तो मैं बहुत पहले पहुंच गया। कुछ समझ नहीं आया। अब यहाँ से सब अलर्ट हो जाना क्योंकि हम गांव की सरहद के अंदर पहुंच चुके हैं। इसके बाद इंस्पेक्टर अपने दोनों कांस्टेबल्स के साथ गांव की सरहद के अंदर दाखिल हो जाता है। पर कुछ ही कदम चलने के बाद ये तीनों के तीनों पानी में गिर जाते हैं। हाँ, ये पानी कहाँ से आया? गांव के बीच रास्ते में तालाब कैसे बन गया? हाँ, पिछली बार जब हम आए थे तो यहाँ पर किसी तरह का कोई तालाब नहीं था। यहाँ पर कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। ये तीनों के तीनों पानी से बाहर निकलते हैं और जल्दी ये गांव में पहुंच जाते हैं। ये देखकर हैरान होते हैं कि अमावस की रात को हर कोई अपने घर से बाहर काम कर रहा है। सर, ये तो बहुत अजीब है। अमावस की रात को सब के सब लोग अपने घरों से बाहर काम कर रहे हैं। आम रातों को भी लोग अपने घरों से बाहर काम नहीं करते, और आज तो अमावस की रात है जिस रात को लोग गायब हो जाते हैं। ठीक कहते हो। मुझे भी ये देखकर बहुत अजीब लग रहा है क्योंकि आज सुबह ही सरपंच जी ने ये कहा था कि लोग अमावस्या की रात को गायब होते हैं। अगर रात को लोग गायब होते हैं तो यहाँ लोग बाहर क्या कर रहे हैं? चलो सरपंच से ही मिलते हैं। और इसके बाद ये तीनों के तीनों यहाँ से आगे बढ़ चलते हैं। कुछ ही दूर जाने के बाद ये देखते हैं कि बरगद के पेड़ के नीचे सरपंच गांव के कुछ लोगों के साथ बात कर रहे हैं। इंस्पेक्टर अपने दोनों कांस्टेबल्स के साथ सरपंच के पास जाता है। सरपंच जी, ये सब क्या हो रहा है और गांव के सब लोग रात को काम क्यों कर रहे हैं? आपने भी यहाँ पर पंचायत बैठा रखी है। तुम कौन हो भाई, और यहाँ कैसे आए? सरपंच जी, आप मजाक कर रहे हैं क्या? आज सुबह ही तो आप अपने गांव के लोगों के साथ हमारे पास आए थे और कहा था कि आपके गांव से लोग गायब हो रहे हैं। देखिए सरपंच जी, अगर ये कोई मजाक है तो ये आपको बहुत महंगा पड़ सकता है। समझ गया। उम्र बढ़ने की वजह से याददाश्त भी कमजोर पड़ जाती है। याद आ गया। आज सुबह ही तो हम सब तुम्हारे पास आए थे। हमारे गांव से लोग गायब हो रहे हैं, इसीलिए हमने यहाँ पर पंचायत बिठा रखी है। और तभी किसी के चीखने की आवाज आती है। इंस्पेक्टर उस चीख की आवाज सुनकर उस आवाज की तरफ भागता है। उसके कांस्टेबल्स भी उसके पीछे होते हैं। पर कुछ दूर जाने के बाद जब इंस्पेक्टर पीछे देखता है तो वहां पर उसके कांस्टेबल्स नहीं होते। वो पूरी तरह से अकेला है। हाँ, मेरे कांस्टेबल्स कहाँ गए? और वो आवाज किसकी थी? तुम फंस गए। अब तुम कभी इस गांव से निकल नहीं पाओगे। तुम्हारा भी वही हश्र होगा जो यहाँ पर आने वाले हर एक इंसान का होता है। इंस्पेक्टर चारों तरफ देखता है लेकिन वहां पर कोई नहीं होता। ये आवाज किसकी है उसे कुछ नहीं पता। शायद कोई और होता तो डर जाता, लेकिन इंस्पेक्टर एक हिम्मत वाला इंसान है, इसीलिए वो नहीं डरता और वापस उसी तरफ जाता है जहां पर पंचायत है। लेकिन बरगद के पेड़ के नीचे पहुंचने के बाद देखता है कि वहां पर कोई नहीं है। अभी तो सब के सब यहीं पर थे, लेकिन कहाँ चले गए? और मेरे कांस्टेबल्स कहाँ हैं? तभी सरपंच की आवाज आती है, क्या कोई मिला? इंस्पेक्टर जब ऊपर देखता है तो पंचायत के सब लोग हवा में उड़ रहे होते हैं। ये देखकर उसको अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। सरपंच उसे देखकर हंसते हैं।
तुम्हें क्या लगा इंस्पेक्टर, जिस गांव तुम जाना चाहते हो ये वही गांव है? नहीं, ये उस गांव की छाया है, और जब भी कोई इस गांव में आता है वो वापस नहीं जाता। और अब तुम भी यहाँ पर फंस चुके हो। ये सब क्या हो रहा है? और ये कौन सा गांव है? तुम लोग कौन हो? तुम नहीं समझ पाओगे कि हम कौन हैं। जिस तरह से सूरज की रोशनी से इंसान की परछाई बनती है, उसी तरह से अमावस के अंधकार से इस गांव की परछाई बन जाती है, और उस परछाई के साथ हर एक इंसान का एक रूप बन जाता है जो उस गांव में रहता है। और जैसे ही अमावस की रात खत्म होगी, ये परछाई भी खत्म हो जाएगी और तुम भी हमारे साथ हमेशा के लिए गायब हो जाओगे। इंस्पेक्टर को कुछ भी समझ में नहीं आता और वो अपनी कैप निकालकर सोचने लगता है। उसके हाथ से उसकी कैप छूटकर नीचे गिर जाती है। वो 2 कदम आगे आता है और अब सरपंच भी ऊपर से नीचे आ जाता है। क्या सोच रहे हो इंस्पेक्टर? तुम यहाँ से नहीं निकल सकते। सरपंच की बात सुनकर वो 2 कदम पीछे चला जाता है और तभी वो कैप जो उसके हाथ से नीचे गिरी थी वो अपने आप ही उसके हाथ में वापस आ जाती है। सरपंच भी हवा में ऊपर अपनी जगह पर वापस चला जाता है। हाँ, ये सब क्या हुआ? मैं 2 कदम पीछे आया और मेरी कैप मेरे हाथ में आ गई। सरपंच भी वापस अपनी जगह पर चला गया। यानी कि परछाई की दुनिया में चीजें रिवर्स हो सकती हैं। मुझे सब कुछ उल्टा करना होगा, सब कुछ वापस करना होगा। और ये कहने के बाद इंस्पेक्टर उल्टा पीछे की तरफ चलने लगता है और चलते चलते वो वापस उसी जगह पर पहुंच जाता है जहां पर उसने वो अजीब सी आवाज सुनी थी। तभी उसे एहसास होता है कि उसके पीछे कोई है। दरअसल अब उसके पीछे उसके कांस्टेबल्स हैं। इसी जगह से वो गायब हुए थे। इंस्पेक्टर साहब, आवाज तो यहीं से आई थी, लेकिन आसपास कोई भी नहीं दिख रहा। तुम लोग आ गए, लेकिन हम गए कहाँ थे? अब जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। हम सबको उल्टा चलना होगा। उल्टा चलना होगा? लेकिन क्यों? हम यहाँ पर उस चीख की आवाज को सुनकर आए थे। अब जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। इसके बाद इंस्पेक्टर अपने कांस्टेबल्स के साथ उल्टा चलता हुआ वापस उसी पंचायत वाली जगह पर आ जाता है जहां पर सब गांव वाले बैठे होते हैं। तुम कौन हो भाई, और यहाँ कैसे पहुंचे? सरपंच जी एक बार फिर से वही बात पूछ रहे होते हैं जो कुछ देर पहले उन्होंने इंस्पेक्टर से पूछी थी, लेकिन अब इंस्पेक्टर को पता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। दरअसल परछाई के इस गांव की हर एक घटना रबड़ बैंड की तरह है जो वक्त बीतने के साथ खिंचती चली जाती है, पर अगर चीज़ों को रिवर्स किया जाए तो वो अपनी जगह वापस आ जाती हैं। और ये बात इंस्पेक्टर समझ चुका है। सरपंच जी, हम भी इसी गांव का हिस्सा हैं और आपकी तरह अमावस की रात की परछाई हैं। हाँ, कुछ ही घंटों की बात है, फिर वापस हम अपनी दुनिया में लौट जाएंगे। ठीक कहा सरपंच जी। और अब इंस्पेक्टर उसी तरह से अपने कांस्टेबल्स के साथ उल्टे कदम वापस चलना शुरू कर देता है और चलते चलते ये उस जगह पहुंच जाते हैं जहां ये पानी में गिरे थे। एक बार फिर से पानी में गिर जाते हैं और जब ये पानी से बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि अमावस की रात अब खत्म हो चुकी है। तो देखते हैं कि सामने से कोई बूढ़ा आदमी लालटेन लेकर इन्हीं की तरफ चला आ रहा है और ये बूढ़ा आदमी और कोई नहीं बल्कि सरपंच होता है। अरे इंस्पेक्टर साहब, मैं तो आपको ही देखने के लिए निकला था। आपने वादा किया था कि आप गांव आएंगे, लेकिन आप गांव नहीं आए। सरपंच की बातें सुनकर इंस्पेक्टर समझ जाता है कि ये परछाई की दुनिया नहीं है बल्कि ये असली दुनिया है। सरपंच जी, मैं आपको सब कुछ बताता हूँ। फिलहाल आप यहाँ से तो चलिए। इंस्पेक्टर सरपंच को लेकर वहाँ से निकल जाता है और अगले दिन पूरे गांव वालों के सामने रात को जो कुछ हुआ था वो सब कुछ बताता है और कहता है कि आज के बाद अमावस की रात को कभी कोई घर से बाहर नहीं निकलेगा। अरे ऐसा तो हमने किस्से कहानियों में सुना था। हाँ भाई, सही कहते हो। क्या परछाई का भी कोई गांव हो सकता है? जो भी है सही कह रहे हैं। क्यों निकलना अमावस की रात को? जिसको अपनी जान से प्यार ना हो वो निकले। गांव वाले आपस में बातें करते रहते हैं और इंस्पेक्टर वहां से निकल जाता है
और उस जगह पहुंच जाता है जहां रात को वो अपने कांस्टेबल्स के साथ पानी में गिरा था। अब यहाँ पर कोई पानी नहीं होता। इसके बाद इंस्पेक्टर यहाँ पर एक चेक पोस्ट बनवाता है ताकि हर अमावस की रात को वो खुद यहाँ पर पहरा दे और किसी को भी पानी में ना गिरने दे, क्योंकि अब तक वो समझ चुका है कि परछाई की दुनिया में जाने का रास्ता सिर्फ और सिर्फ पानी है, जिस पानी में गिरने के बाद लोग परछाई की दुनिया में चले जाते हैं और हमेशा के लिए गायब हो जाते हैं।